मैं सौरभ और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज फिर सेट सॉल्यूशन में, ठीक है। और मैथ्स का आज प्रश्न जो है थोड़ा ऊपर नीचे दिया हुआ है, तो उसे आप सेट रखें अपने साथ और जो प्रश्न संख्या हम बोलेंगे वो प्रश्न संख्या आप निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे दूसरा प्रश्न देखिएगा, मेज एवं कुर्सी के मूल्य का अनुपात 9:4 है। मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 1250 रुपया अधिक है, तो कुर्सी का मूल्य बताइए। अब ध्यान दीजिए, मैंने मेज को M से और कुर्सी को K से दिखा दिया सीधा सीधा, ठीक है। तो मेज का अनुपात है 9 और कुर्सी का अनुपात है 4। इनको खरीदने जब व्यक्ति गया तो देखा कि मेज और कुर्सी दोनों में जो पैसा लगा, तो मेज पर जो पैसा ज्यादा लगा है वो लगा है 1250 रुपए। कितना? 1250 रुपए। अब देखिए मेज और कुर्सी के बीच संख्या का अंतर कितना है, तो डायरेक्ट आप 9 संख्या मान लीजिए और 4 संख्या मान लीजिए, तो इनके बीच का आप अंतर पाएंगे कि 5 है, ठीक। तो 5 सामान ज्यादा लेने में कितना ज्यादा पैसा लग गया? 1250। कैलकुलेट कीजिएगा तो एक बराबर आ जाएगा 250, ठीक है। अब पूछ रहा है कि कुर्सी का मूल्य कितना है, तो एक सामान का दाम 250 रुपया निकल गया, तो 4 कुर्सी है तो 4 से गुणा कर दीजिएगा, 1000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या की तरफ। अगला प्रश्न है इसमें 8। अगला प्रश्न 8 निकाल लीजिएगा। और अगला प्रश्न है कि 2 वर्षों के लिए 7% की दर से x रुपए का CI और SI के बीच का अंतर 24.50 रुपया है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर जो x है वो आपका प्रिंसिपल है, अर्थात मूलधन है। मूलधन बताना है कितना होगा। 2 वर्ष का मैंने आपको बता रखा है कि CI और SI का कैसे निकाला जाता है अंतर। यहां अंतर दिया हुआ और फॉर्मूला होता है P × R/100 का होल स्क्वायर, ठीक। तो R/100 का होल स्क्वायर होता है, वही मैंने R की जगह पे 7% रख दिया, 100 कर दिया। कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर आपको आ जाएगा 5000, यानी आपका मूलधन कितना हो जाएगा? 5000। जबकि मैंने यहीं पर आपको बताया कि अगर 3 वर्ष का कर दें तो इसी में धीरे से यहाँ पे गुणा कर दीजिएगा और गुणा करके लिख देते हैं 300 + R/100, ठीक। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये 3 वर्ष का कहेगा तब के लिए होता है। बढ़ते अपने अगली प्रश्न संख्या 9 की तरफ। अगला प्रश्न है कि 10 की पावर 100 को 5 की पावर 75 से विभाजित करने पर भागफल कितना होगा। यहां शेष की बात नहीं कर रहा, क्या बोला? भागफल कितना होगा। तो हमने 10 के पावर 100 लिख दिया यहाँ पे और 5 का पावर 75 लिख दिया। अब देखिए जब हमको भाग देना है तो कहीं ना कहीं 10 को 5 के फॉर्म में लाना पड़ेगा, और उसी वजह से मैंने यहां पर 5 के फॉर्म में तोड़ा 10 को, तो 2 × 5 टूटेगा। अब दोनों का पावर 100 है तो इसीलिए मैंने यहां 2 के पावर पे भी 100 लिखा और 5 के पावर पे भी 100 लिखा। अब 5 के पावर 75 है नीचे में और ऊपर में 5 के पावर 100 है, तो 75 तक कट जाएगा। और वैसे भी आपको पता है ना कि a/a दिया हुआ हो और यहां पावर n हो और यहां पावर m हो, तो a के पावर n माइनस m हो जाता है, ठीक। यानी ऊपर वाले में नीचे वाले का पावर घटा दिया जाता है, ठीक। वही काम मैंने यहां पर भी किया है कि 75 को 100 से घटा दिया, तो यहां कितना बचेगा हमारा? 25 बचेगा, यानी 5 के पावर 25 बचेगा और 2 का पावर जो है वो 100 का 100 बच गया। अब देखिए प्रश्न का जो आपका ऑप्शन है उसमें किसी में 2 का पावर 100 नहीं दिया है, थोड़ा सा ऑप्शन को घुमाया गया। और ये अच्छा प्रश्न अगर ऑप्शन घुमाया गया है तो ध्यान दीजिए कि ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा है कि 2 के पावर 75 × 10 के पावर 25, और ये है ऑप्शन सी। देखिए यहां पे भी आप कैसे कर सकते हैं। हमने यहां पर ठीक उसी टर्म में लाने के लिए क्या किया कि 2 के पावर 100 को तोड़ दिया, और यहां से आप देखेंगे एक टर्म ऐसे तोड़ा मैंने और एक टर्म यहां पे ऐसे तोड़ा। तो अब इसको 2 के पावर 25 × 5 के पावर 25 को 10 का पावर 25 लिख सकते हैं, बिल्कुल। और बचा क्या? 2 के पावर 75, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़िए मेरे साथ प्रश्न संख्या 14 की तरफ। अगला प्रश्न है 416 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 8/3 घंटे अधिक लगते हैं। यदि ए की गति दुगनी हो जाए तो वह बी से 4/3 घंटे कम समय लगी। ट्रेन ए की चाल बताइए। देखिए बहुत ही आसान तरीके से आप बनाने का प्रश्न अगर प्रयास करेंगे तो बहुत शॉर्टकट में बन जाएगा। जैसे आप जो बात कह रहा है उसको एक टर्म में लिखते जाइए। जैसे क्या कहा, ये 416 किलोमीटर की दूरी को ट्रेन ए तय करता है और इसका चाल नहीं दिया, तो मैंने मान लिया कि ट्रेन ए की जो चाल है वो x है।
ठीक है। अब बोला कि ट्रेन बी से 8/3 घंटे अधिक समय लगता है, ठीक, 8/3 घंटे अधिक लगता है यदि ए की गति दुगनी कर दी जाए। तो मैंने यहां पे x माना है, तो अगर गति दुगनी कीजिएगा तो 2x हो जाएगा, ठीक है। और जब 2x हो जाता है तो क्या कह रहा है कि वह b से 4/3 घंटे कम समय लेती है। तो ट्रेन ए की चाल बताइए। अब यहां पे देखिए बहुत लोगों को सिर्फ दिक्कत इस इक्वेशन में यहां पर और यहां पर होगा। इसको रखने का तरीका क्या है, अगर आपको ज्यादा समझ नहीं है तो ठीक उल्टा रख दे। जैसे एक बात बताइए कि मेरी उम्र मेरे पिताजी की उम्र का आधा है, तो इसका मतलब क्या कि पिताजी का अगर मैं x लिखूंगा तो अपना x/2 लिखूंगा, फिर तो बराबर ही, ये तो एक तरीका हो गया, ठीक। लेकिन हमको अगर बराबर दिखाना होगा तो हम क्या करेंगे कि पिताजी की उम्र इधर जितना भी मैंने लिखा अपने में 2 से अगर गुणा कर लूंगा तो मेरा उम्र और पिताजी का उम्र बराबर हो जाएगा। और मैंने यहां पर यही प्रयास किया है, ये वाला भी टर्म b का है और ये वाला भी टर्म b का है। इस टर्म को बराबर करके हम x का वैल्यू निकालना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने a की चाल मान ली है x। क्या मान ली है? x, ठीक है। और इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो x का मान आ जाएगा 52। इसे आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अगर आप समझ जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपको जो लेंदी जा रहा था वो लेंदी नहीं जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 17 की तरफ। अगला प्रश्न है जो ग्राफ का प्रश्न है, ठीक है, कि 20 या उससे अधिक आयु समूह की तुलना में 13 से 19 आयु समूह में स्मार्टफोन कितना है, यानी कितना अधिक प्रयोग होता है। देखिए आप ग्राफ देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि एक में 1600 हो रहा है, ठीक है, और जो 13 से 19 साल की उम्र में है स्मार्टफोन 1600 दिया है। और बाकी क्या बोला है प्रश्न ने कि 20 या उससे अधिक आयु की तुलना में, तो 20 या उससे अधिक आयु की तुलना में जो फोन यूज हो रहा है वो कितना हो रहा है, बेसिक फोन यूज हो रहा है 600, ठीक है, और स्मार्टफोन यूज हो रहा है कितना, 1600। तो 1600 से 1000 घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 600। ये बहुत हल्का प्रश्न है, ठीक है। आप इससे ग्राफ देखिएगा तो अपने आप बना लीजिएगा, मुझे बताने का कोई मतलब भी नहीं था। उसी तरीके से प्रश्न संख्या 20 भी उसी ग्राफ पे आधारित है कि कितने स्मार्टफोन प्रयोक्ता ऐसे हैं जिनकी आयु 16 वर्ष से ज्यादा है। तो ध्यान देंगे इसमें 16 वर्ष फिक्स आयु दिया ही नहीं है, इसमें 13 से 19 साल दिया है, ठीक। तो 13 से 19 साल के बीच 16 भी आता है, 17 भी आता है, 15 भी आता है, तो किसका दिया है ये पता ही नहीं है, इसलिए एग्जैक्ट डेटा है नहीं हमारे पास। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हम इसे निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 24 की तरफ। अगला प्रश्न है एक गैर शून्य संख्या के वर्ग और घन का औसत उस संख्या का 276 गुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए कहा कि गैर शून्य संख्या यानी वो संख्या शून्य नहीं है। हमने मान लिया कि वो संख्या x है, उसका वर्ग करेंगे तो x² और उसका क्यूब करेंगे तो x³, दोनों को जोड़ के बटा 2 मैंने किया है। इसलिए किया है क्योंकि प्रश्न में हमसे कहा है कि दोनों यानी वर्ग और घन का औसत, तो औसत का मतलब कि ऊपर जितनी संख्या है बटा उतनी संख्या, तो ये एक संख्या और ये एक संख्या, एक मिला कि ना टोटल संख्या 2। इसी वजह से मैंने यहां पे क्या किया, बटा 2 कर दिया। तो कह रहा है कि जो मेरी मूल संख्या कितना है x, तो कह रहा है कि x का 276 गुना हो जाएगा, इसलिए मैंने यहां पे 276 से गुना कर दिया है, ठीक। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका x का मान एक आएगा 23 और एक आएगा -24, ठीक है। माइनस वाला आंसर होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 23, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 26 की तरफ। अगला प्रश्न है कि फोन का प्रयोग करने और ना करने वालों का अनुपात क्या होगा। यह भी उसी ग्राफ पे आधारित है। तो ध्यान दीजिए फोन का प्रयोग करने वाले, तो उसमें 2 तरह का फोन है, एक बेसिक फोन है और एक स्मार्टफोन है, दोनों को जोड़ दीजिएगा। और फोन का प्रयोग नहीं करने वाले, तो एक किनारे में दिया हुआ है, ये लोग फोन प्रयोग नहीं करते हैं, तो उनकी संख्या टोटल 1100 है। आप अनुपात निकालिएगा तो आपका अनुपात आ जाएगा 51:11, आपका आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 29 की तरफ। अगला प्रश्न है tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर कितना होगा। और इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा कि आंसर जो दिया है वो साइन कॉस के टर्म में दिया है, सेक कॉसिक के टर्म में दिया है, tan कॉट के टर्म में दिया है, या फिर एक आंसर दिया 1 + 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा। क्या होगा, आप क्या करें कि जैसे ही आपको दिख रहा है कि साइन कॉस में जाना है तो आप tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉट का क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि tan का इनवर्स ही क्या है, कॉट है। इतना तो आपको पता होगा, ठीक, क्योंकि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा लिखा जाता है। अब यहां से मैंने वही काम किया, उसका होल स्क्वायर दिया, मैंने
क्या किया, पहले अंदर का एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लिया sin थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे आ गया, ठीक। और ऊपर आ जाएगा जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, आपको ये बात पता है, ठीक। वही मैंने यहाँ पे 1 लिखा और बटा में अब देखिए होल स्क्वायर लिखा है, तो मैंने होल स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है, और नीचे cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो उसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए आपको पता है कि 1 बाई cos थीटा क्या होता है sec थीटा, और 1 बाई cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। उसी तरह से 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा cosec स्क्वायर थीटा, और यही ये यहां पर लिखा गया जो कि आपका आंसर है, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 35 की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि क्रिकेट के किसी खेल में पहले 10 ओवर में रन रेट 3.2 था और शेष 40 ओवर में रन रेट क्या होना चाहिए कि 282 का लक्ष्य तक पहुंच सके। तो अब ध्यान दीजिएगा यहां पे कि टोटल हमको स्कोर कितना बनाना है, डायरेक्ट हिट कीजिए इस तरीके से, ठीक, कि टोटल हमको स्कोर कितना बनाना है 282, कितना 282। अब बताइए कि 10 ओवर का मैच निकल चुका और 10 ओवर में हमने कितने रन बनाए हैं, तो 3.2 के औसत से, यानी कि 10 ओवर में टोटल इतना रन बना, ठीक, 10 गुणे 3.2, क्योंकि इन 10 ओवर में 3.2 के औसत से रन बना, और कुल रन निकालने का तरीका ही है कि औसत गुणे जो जितनी संख्या दे उसका गुणा कर दीजिए। इतना बात तो आपको पता होगा। अब देखिए कह रहा है कि बाकी 40 ओवर बचा हुआ है, तो इसमें कितना रन लगा दिया जाए कि हम लोग 282 के लक्ष्य को पहुंच जाएं। तो अब देखिए मैंने क्या किया, ये रन तो बन चुका है, तो अब ये बनाना नहीं है, इसलिए मैंने इसको 282 से घटा दिया। तो अब हमको बनाना है 250 रन, कितने ओवर में 40 ओवर में, तो 250 बटे 40 यानी 6.25 के अगर औसत से रन बनाए जाए तो हम 50 ओवर होते होते 282 का लक्ष्य पार कर जाएंगे, क्योंकि 10 ओवर हम पहले खेल चुके हैं और 10 बाकी का 40 ओवर अभी हमें खेलना है, ठीक है। अगला प्रश्न है 39 यानी 39, ठीक है। 39 प्रश्न में आप देखिएगा आपको एक फोटो दिख रहा होगा, ऐसा बिल्कुल ऐसा ही फोटो दिख रहा होगा। मैंने अलग अलग फोटो इसलिए बनाया ताकि इसी फोटो को क्लियर आपको दिखा सकें, ठीक। अब ये फोटो आपको दिख रहा है और यहां पे आपको एक एंगल का मान भी दिया हुआ है 30 डिग्री दिख रहा है। ये जो बीच में पॉइंट है ये केंद्र है यानी सेंटर है, ठीक है, किसका, वृत्त का। और आपको पता है कि सेंटर से किसी भी वृत्त के बाउंड्री पे लाइन खींचा जाए वो त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। और त्रिज्या हर जगह क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां पर अगर 30 डिग्री का कोण बना है तो यहां भी कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। इतना बात तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अब एक बात बताइए कि अंदर में ये एक त्रिभुज टाइप का ऐसा बन रहा है, बताइए। बिल्कुल, तो 30 इधर हो गया, 30 इधर हो गया, 30 30 60, और एक त्रिभुज में जैसे देखिए इस तरह का त्रिभुज बन रहा है, 30 ये हो गया, 30 ये हो गया, 60। तो और एक त्रिभुज टोटल बनता है 180 का। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो मैं अभी डार्क कर रहा हूं, ये कितने का हो जाएगा, 120 डिग्री का। इतना तो पता हो गया होगा आपको। अब देखिए इसको अलग अलग लिखने का मेरा वजह क्या था, मेरा मकसद क्या था। तो मकसद ये था कि आपको एक थ्योरम याद होगा। वो थ्योरम क्या है कि केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण के दुगना होता है। यानी यहां पर बना हुआ कोण और यहां पर बना हुआ कोण, ये दोनों में दुगने का अंतर होगा। अब देखिए नीचे वाला कोण आपको देख के बड़ा लग रहा है कि ऊपर वाला, आप खुद कॉमन सेंस से सोचिए, नीचे वाला यानी नीचे वाला कोण दुगना होगा, ऊपर वाला कोण आधा होगा, ठीक। यानी अगर ये 2x है तो ऊपर वाला कोण x होगा, क्लियर है। तो नीचे वाला 2x है तो ऊपर वाला x होगा। अब 2x का मान कितना दिया हुआ बाबू, तो 2x का मान दिया हुआ है 120 डिग्री। अब 120 डिग्री दिया हुआ है तो एक बात पता है कि x का मान कितना आ जाएगा, 60। यानी ये वाला कोण अगर बन रहा होगा तो कितना बन रहा होगा, 60। अब बात आ गई क्या कि ये वाला एंगल हमको निकालना था, ठीक है। ये यही वाला एंगल और यही वाला एंगल का टोटल मान आपसे पूछा है प्रश्न में। तो अब बताइए कि अगर ये फोटो, यही वाला फोटो आप यहां देखें, यहां जो मैंने बनाया है, तो ये केंद्र पर का कोण, ये परिधि पर का कोण 60 डिग्री। ये उसी तरीके से आप ये वाला फोटो देखिए, तो केंद्र पर का कोण, परिधि पर का कोण, ये भी 60 60 60 जोड़ दीजिएगा तो 120। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका देखिए क्या होता है, एक और तरीका यहां से आप सोच सकते हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा कि एक थ्योरम आपने पढ़ा है कि एक वृत्त हो, उसकी एक जीवा हो, अगर इस जीवा को आधार मान करके एंगल खींचा जा रहा हो परिधि पर, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होता है। ये बात आपने पढ़ा होगा, ठीक।
तो जब ये बराबर होता है तो ये अगर 60 बन गया तो ये भी 60 बन जाएगा, 120। वहां से भी आप आंसर बोल सकते हैं। तो आपको जितने तरीके आते हो उतना ही बेहतर है आपके पेपर के लिए। ठीक, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43 के लिए। अगला प्रश्न है कि विद्यालय में गणित, भौतिक और जीव विज्ञान के लिए सीटों की संख्या का अनुपात 5:7:8 है। ठीक है, एक प्रस्ताव के द्वारा सीटों की संख्या क्रमशः 40%, 70% और 75% वृद्धि कर दी गई। तो कह रहा है कि बढ़ी हुई सीटों का अनुपात कितना है। देखिए, जो अनुपात शुरू में दिया हुआ था, मैंने मान लिया कि उतनी सीटें हैं, तो मैंने मान लिया कि वो सीटें रही होंगी 5x 7x 8x, या फिर आप 5 7 8 भी डायरेक्ट मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रेशियो है। ठीक है, तो 5 7 8 मान लिया आपने। अब देखिए क्या कह रहा है कि सीटों में वृद्धि हुई है 40% की, यानी अभी जितना था उससे 40% और बढ़ गया। ठीक, तो एक बात बताइए कि अगर अभी 100 था तो 40% बढ़ के 140 हो जाएगा। ठीक, तो 140 हो जाएगा, तो 140/100 जो आप लिखते हैं तो इसी को ना कैलकुलेट करके 20 से कटाएगा तो 7/5 हो जाता है। वही मैंने यहां डायरेक्ट लिख दिया 7/5। ठीक है, और आप भी जब परीक्षा में बैठिए तो इतना प्रैक्टिस करके बैठिए कि आप भी डायरेक्ट लिखिए। ठीक ना, ताकि आपका टाइम बचेगा, और टाइम जब बचेगा तो आप सिलेक्शन के नजदीक जाएंगे। उसी तरीके से 70% की वृद्धि, तो 170/100, 0 कट गया तो 17/10 हो जाएगा। उसी तरीके से अगले में कितने परसेंट कर रहा है, 75% की, तो 75% यानी 175/100 कटाइएगा तो क्या हो जाएगा, कितना, 7/4। ठीक है, अब देखिए इतना सीट हो गया बढ़ के, इतना सीट हो गया बढ़ के, इतना सीट हो गया बढ़ के। अब आप जब अनुपात निकालिएगा तो वो अनुपात हो जाएगा 10:17:20। और मैं देखिए यहां पे आपको हिंट के तौर पे क्या लिखा हुआ हूं, ये लिखने का पर्पज यही था कि आप भी सीख जाइए कि 40% जैसे ही दे 2/5 और बढ़ा है 5/2 तो 7/5, ये भी आप सोच सकते थे। तो ये भी एक तरीका था आपके जल्दी से सोचने का। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 49 के तरफ। एक बात और भी ध्यान देंगे आप कि इसमें हो सकता है मुझसे कोई प्रश्न छूट जाए, क्योंकि प्रश्न इधर उधर लिखे हुए हैं। ठीक ना, तो उसमें हो सकता है कोई प्रश्न छूट जाए, तो मैं जो आपको व्हाट्सएप नंबर हर रोज बताता हूं, ठीक, उस पे मुझे आप मैसेज कर देंगे ये प्रश्न छूट गया है, मैं उसे आपको सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक, अगला प्रश्न 49 क्या है कि एक संख्या के 1/3 और दूसरी संख्या के 150% का गुणनफल दी हुई संख्या के गुणनफल का कितना प्रतिशत है। मैंने मान लिया कि दी हुई संख्या जो है, यहां पे आपको इतना तो पता चल गया, दो तरह की संख्या की बात कर रहा है, क्योंकि कह रहा है एक संख्या का 1/3 और दूसरी संख्या का 150%, तो दो संख्या। तो मैंने मान लिया एक संख्या x है, एक संख्या y है। आप चाहे तो कोई नंबर भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इनका गुणनफल कितना हो गया, xy। अब कह रहा है कि एक संख्या जो है उसका 1/3, तो एक संख्या था x का 1/3 x/3। कह रहा है कि दूसरी संख्या जो है उसका 150%, तो 150 को आप लिख सकते हैं ऐसे, देखिए, तो 150% को आप लिखेंगे कैसे, 150/100। जब आप इसको कटाइएगा ना तो 3/2 आएगा। क्या आएगा, 3/2 आएगा। तो आप 150 को 3/2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, बिल्कुल। और कह रहा है कि उस संख्या का 150%, तो y का 150% कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, तो अब इसको अगर आप गुणा करेंगे तो आएगा xy। उसी तरीके से इसको अगर आप गुणा करेंगे तो आएगा xy/2। और इसमें यही तो पूछ रहा है कि इन दोनों के गुणनफल के बीच कितने का अंतर है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये संख्या xy और यहाँ xy/2/2 यानी आधा का अंतर है, और आधा का मतलब क्या होता है, 50%। तो आप डायरेक्ट यहां से भी सोच कर लिख सकते थे 50%। अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो क्या करेंगे कि इसमें से यानी xy में से xy/2 घटा दीजिएगा तो आपको अंतर पता चल जाएगा। बट्टा में xy और गुणे 100, जैसे आपको कमी प्रतिशत निकालना होता है तो निकालते हैं ना, कमी बट्टा में जो बेस माने रहते हैं वो और गुणे 100। तो वही मैंने फॉर्मूला यहां लिख दिया, हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसका जरूरत आप लोगों को पड़ रहा होगा। ठीक, आप तो यहीं से बना ले होंगे, आप लोग तेज लोग हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 50 की तरफ। अगला प्रश्न है, एक फल विक्रेता अपने फलों का 3/5 भाग 10% लाभ पर बेचता है और बाकी बचे फलों को वह 5% हानि पर बेचता है। यदि कुल लाभ 1500 रुपया हो तो फलों का क्रय मूल्य कितना होगा। अब एक बात बताइएगा आप हमें, ठीक, कि मैंने मान लिया क्या कि यहां 3/5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 3/5, यानी नीचे वाला जो है वही उसका टोटल फल है। ठीक, मैंने मान लिया कि उसका
एक फल का दाम 100 रुपया होगा। आप भी मान सकते हैं, ठीक। मैंने मान लिया कि उसके एक फल का दाम 100 रुपया होगा, ठीक है। तो उसको 5 फल खरीदने में कितना पैसा लगा होगा? 500। ये माना हुआ है मैंने, ठीक। ये आंसर नहीं हो सकता। मैंने मान लिया कि 5 फल खरीदने में उसको 500 रुपए लगे होंगे। आपको मन है तो यही मानिए कि 5 फल खरीदने में 100 रुपए लगे होंगे। अगर आपको मन है तो ये भी मान सकते हैं कि 5 फल खरीदने में उसको 100 रुपया लगा होगा। लेकिन डेटा ऐसा आप भी मानिए कि इजिली कट जाए और आपका आंसर मिल जाए, ठीक। तो मैंने मान लिया कि 500 फल खरीदने में उसको 500 रुपए लगे, 5 फल खरीदने में 500 रुपए लगे होंगे। अब बताइए कि कह रहा कि 3/5 फल, यानी कि 5 फल में से 3 फल को वो 10% के लाभ पर बेचता है, ठीक। तो एक बात बताइए कि 5 फल खरीदने में 500 रुपया, तो एक फल खरीदने में 100 रुपया, 10% का लाभ ले रहा है बाबू। तो एक फल पे 10% का लाभ ले रहा है, इसका मतलब क्या? इस 100 रुपए पर 10 रुपया लाभ कमा रहा है। तो 3 फल उसने लाभ पर बेचे हैं तो 30 रुपए का लाभ हुआ होगा, और 300 रुपया खरीदने में यानी 330 रुपया। इसीलिए मैंने 500 माना था कि यहां देखिए कितना आराम से डेटा आ गया, फ्रैक्शन नहीं आया। नहीं तो ऐसे क्या होता कि फ्रैक्शन आ जाता है, ठीक। उसी तरीके से कहा है कि बाकी जो फल बचा, तो टोटल 5 था, 3 बेच दिया तो बाकी बचा 2। कह रहा है कि बाकी 2 फल जो उसको 5% हानि पर बेचा है। तो खरीदा था 100 रुपए का, 5% हानि यानी 5 रुपए कम पे बेचा, ठीक है। तो बेचा 95 पे, और 95 पे 2 फल उसने बेचे हैं, तो टोटल उसको 2 फल बेचा तो कितना रुपया मिला? 190 रुपया मिला। यानी कि अब बताइए कि एक बार बेचा तो कितना मिला? 330, और एक बार बेचा तो कितना मिला? 190। टोटल फल उसने खरीदा कितने का था? 500 रुपए का, और टोटल फल बेचने पर उसको कितना रुपया मिला? 520 रुपया। यानी कि 500 पे खरीदा था तो उसको 20 रुपए का लाभ हुआ। मैंने ये माना हुआ है कि 500 पे खरीदा होगा तो 20 रुपए का लाभ हुआ होगा, लेकिन यहां पे तो लाभ दिया है हमारे प्रश्न में। क्या दिया है कि 1500 रुपए का लाभ होता है, यानी कि 20 बराबर है किसके? 1500 के। तो 1 बराबर हो जाएगा किसके? यहां से इसको कटाइएगा तो 75 बार में कट जाएगा, यानी 1 यूनिट बराबर हो गया किसके? 75 यूनिट के। अब देखिए टोटल क्रैमुल हमारा कितना यूनिट था? 500 यूनिट, ठीक है। अब जब हमारा क्रैमुल 500 यूनिट था तो इसमें गुणा कर दीजिए 75 से, यानी कि उसने इतने रुपए का फल खरीदा था, ठीक है। कितने रुपए का फल खरीदा था? इतने रुपए का। कोई पूछ देगा कि कितने का बेचा था, कोई पूछ देगा कितने का बेचा था, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ये इतने का खरीदा था, यानी 500 इतने के बराबर हो गया तो 520। तो इसमें क्या करना होगा? यहां जो आप 500 से गुणा कर रहे थे 520 से गुणा कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कितने का बेचा था, आप आंसर बता देंगे चट से। या फिर इसमें 1500 रुपया आपका लाभ है और ये क्रैमुल है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो भी ये बता देंगे आपकी, हाँ सर इतने का बेचा था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक लड़के के पास 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के नोटों के रूप में कुल 740 रुपया उसके पास है। क्वेश्चन में यह भी कहा है कि यदि प्रत्येक तरह के नोट की संख्या बराबर है तो लड़के के पास कुल कितना रुपया है। कोई दिक्कत नहीं है, जब सब नोट बराबर है तो हमने मान लिया कि नोट की संख्या x, यानी हर तरह के नोटों की संख्या कितनी? x। हर तरह के नोटों की संख्या कितनी? x। यानी 2 रुपए का भी जो नोट है उसके पास उसकी संख्या x है, 5 रुपए का जो नोट है उसकी भी संख्या x है। तो इसी तरीके से सब रुपया गुणे सब तरह के नोटों की संख्या कीजिएगा तो 2, 5, 7, 10, 17 और 20, 37, यानी कि 37 रुपए गुणे नोटों की संख्या x। अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 20, यानी एक तरह का नोट उसके पास 20 है। जैसे 2 रुपए का नोट 20 गो है, 5 रुपए का नोट 20 गो है, 10 रुपए का नोट 20 है, 20 रुपए का नोट 20 गो है, ठीक। तो टोटल नोटों की संख्या कितने? 20, 20, 40, 20, 60, 20, 80, यानी नोटों की संख्या 80, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 57 की तरफ, ठीक है। किसके तरफ? 57 की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा 57 क्या है कि 0.5 है और ये रूट के अंदर में है, इसका मान पूछा गया आपसे। क्या पूछा गया? इसका मान पूछा गया। तो इसका मान होगा, ये आप याद भी रख सकते हैं, आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक। इस तरह के प्रश्न आपको इसीलिए दिए जाते हैं कि आपको मान याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप निकाल भी सकते हैं, आपको जो वर्गमूल आता है इतना तो आप तेज हैं, ठीक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 61 की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है, मैंने कल ही अभी आपको बताया था कि जब भी फ्रैक्शन दे
तो उसका आरोही और अवरोही कैसे निकाला जाता है। अगर आपको याद होगा तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद होगा तो एक रिक्वेस्ट होगा कि पिछले वीडियो में जाइएगा, ठीक है, और वहां पे फ्रैक्शन में आरोही या अवरोही क्रम यानी घटते या बढ़ते क्रम को कैसे सजाया जाता है ये आप वहां से इजीली देख के समझ सकते हैं। यहां सिर्फ मैं आपको हिंट कर देता हूं कि यहां पे कैसे बना है। तो यहां आपको ये जो साइन दिख रहा है बढ़ते क्रम, यानी इससे बड़ा ये संख्या होगा, इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा ये होगा, यानी सबसे छोटा कहीं ना कहीं यही रहा होगा। आप चेक कर लीजिए ना। चेक करने का तरीका मैंने क्या बताया कि चेक करने का तरीका बहुत आसान है जी। किसी भी दो को उठाइए, जैसे मान लीजिए इन दोनों को मैंने उठा लिया, इसका इसके ऊपर गुणा कराइए और इसका इसके ऊपर, ठीक है। अब देखिए जैसे आप गुणा कराए तो 19 और 8 का गुणा करेगा तो 152 आएगा ना, तो 152 इसके ऊपर लिखिए क्योंकि ये इसके ऊपर आ रहा है और ये वाला जो है वो इसके ऊपर जा रहा है। तो 73 का 3 से गुणा कराइएगा तो आ जाएगा आपका 219 आएगा शायद। तो 219 बड़ा है इसलिए इसको आगे लिखे, इसको पीछे लिखे। अब देखिए ये बड़ा है तो अब इन दोनों को उठाइए, इन दोनों को उठाइएगा, वही काम कीजिएगा तो ये आ जाएगा 17 और 8 का गुणा कराइएगा, ठीक है, और 39 और 3 का, तो ये बड़ा हो जाएगा इसलिए इसको आगे लिखा गया। फिर इन दोनों को उठा लीजिए और इन दोनों को उठाइएगा तो इसका और इसका गुणा करेगा, इसका और इसका, तो ये वाला बड़ा आ जाएगा इसलिए इसको सबसे लास्ट में लिखा गया। ठीक, पिछला वीडियो देखिए, वहां से बहुत ज्यादा मदद मिलेगा आपको क्योंकि मैंने एक एक चीज को छोटे तरीके से पिछले वीडियो में घटते और बढ़ते क्रम में जब फ्रैक्शन में दिया हो तब का बताया और बहुत ईमानदारी से बताया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 62 के तरफ। एक प्रश्न है कि R019 को 11 से विभाजित करने पर सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी। ठीक, अब सबसे छोटी प्राकृत संख्या पता करना है तो R के जगह पे वो संख्या पता करना होगा। ये क्या दिया हुआ है, 11 से विभाजित का नियम आपको पता है ना क्या, कि कोई भी संख्या दी हुई हो, कितना भी बड़ा संख्या दी हो, अल्टरनेट में, यानी जैसे मान लीजिए कि हमने मान लिया कि 1 2 5 7 9 6 दिया हुआ है, पूछा 11 से विभाजित है कि नहीं है, तो या तो आप इधर से उठाएं चाहे उधर से उठाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उठाइए ऐसे एक एक अंक छोड़ करके और इनको जोड़ दीजिए, तो 6 और 7 जोड़िएगा तो कितना होगा 13, 13 और 2 जोड़िएगा तो कितना होगा 15, यानी यहाँ 15 लिख दीजिए। ठीक है, अब फिर जो अंक छोड़े हैं उसको जोड़ लीजिए, 9 5 14, 14 और 1 15। तो अब एक बात बताइए कि इस जो दोबारा जोड़ रहे हैं उसको जोड़िए तो कितना आया 15, 15 और 15 को घटा दीजिए क्योंकि दोनों तरह का जोड़ आपको घटा देना है। घटाने पे या तो 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, घटाने पे या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से कटने वाली संख्या आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, 11 से कटने वाली संख्या आनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी आता है तब तो ठीक है, अगर नहीं आता है तब तो दिक्कत है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आना चाहिए। तो यहां पे मैंने यही आपको समझाने का भी प्रयास किया। 11 से विभाजित का नियम क्या है, मैंने ABCD एक संख्या मान लिया, वही देखिए क्या किया कि E C और A को जोड़ा, फिर जो बच गया था D और B इनको जोड़ा। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे सर माइनस में आ जाएगा, तब माइनस में आएगा तो भी उसको प्लस मान लीजिएगा, इसीलिए तो मैंने यहाँ पे मॉड लगा रखा है ऊपर में। ठीक, यहाँ माइनस माइनस कुछ होता ही नहीं है, बड़े वाले को छोटे से घटाइए, छोटे वाले को बड़े से घटाइए, दोनों बराबर रहेगा। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि 11 से डिवाइड कीजिएगा और 11 से डिवाइड करने में देखिए मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा कि पूर्ण संख्या आना चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब ये होता है फ्रैक्शन नहीं होता पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या में 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यही था, R019, तो 1 9 और 0 को जोड़ा, R और 1 को जोड़ा, यहाँ पे घटाया। तो अब देखिए क्या है कि ऐसा क्या मान रखें R का या तो 0 आ जाए या फिर मतलब सबसे नजदीक वाली संख्या है। तो एक बात बताइए कि 9 और 0 जोड़ने पे 9 हुआ, R और 1 तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहां से जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये एक तो कम हो गया। तो R बराबर अगर 8 लिख देते, R बराबर 8 लिख देते तो ये 8 1 9, 8 1 9 कैंसिल हो जाता, तो ऊपर 0 आ जाता। अब 8 के अलावा और भी कोई छोटी संख्या लिख सकते हैं क्या, नहीं हो सकता कोई छोटी संख्या, क्योंकि इसको कटाने के लिए जितना इधर अंक है उतना तो कम से कम इधर अंक होना ही पड़ेगा ना बाबू, तो उतना अंक होना पड़ेगा, तो उसके लिए R बराबर 8 ही सफिशिएंट है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 67 की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि 45 रुपए वर्ग मीटर की दर से एक 65 डेसीमीटर और 30 डेसीमीटर वाले कमरे को ढकने के लिए लागत मूल्य कितना होगा। तो पहले तो हमको कमरे का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसमें दिया हुआ भी है 65 और 30। अब लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो पैसा खर्च की बात कर रहा है वो कह रहा है किस में, तो वो कह रहा है वर्ग मीटर में। जो पैसा दिया है 45 रुपया लग रहा है, तो 45 रुपया लग रहा है
1 मीटर स्क्वायर का, वर्ग मीटर का मतलब यही हुआ, ठीक। जबकि हमको जो प्रश्न दे रहा है वो प्रश्न दे रहा है डेसीमीटर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेसीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। अब डेसीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10 से भाग देते हैं, ये तो आपको पता है, ठीक। 10 से मैंने यहां भाग दे दिया दोनों में, क्योंकि दोनों डेसीमीटर में था इसलिए दोनों में भाग दिया। अब यहां पे जब हो गया तो इसके बाद ये आ गया अब मीटर में, यानी ये भी मीटर हो गया, ये भी मीटर हो गया, क्योंकि मैंने इसको मीटर में बदल दिया। अब देखिए मीटर गुणे मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर का ही तो ये मान 45 दिया हुआ है, उसमें गुणा कर दीजिए 45 रुपए से, आपका आंसर आ जाएगा 877.50 रुपया। आपके ऑप्शन में पॉइंट देना छोड़ दिया ऑप्शन ए में, उसके देने का मतलब यही था क्योंकि दोनों दूर दूर लिखा है, ठीक है। अगला प्रश्न है 68 क्या है, तो अगला प्रश्न है यदि y बराबर 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 हो और y का मान 1 दिया हो तो x का मान बताना है। तो y बराबर 1 दिया है ना, आप ये y जहां लिखा हुआ है वहां 1 रख दीजिए, x को कैलकुलेट कीजिएगा, 4 आंसर आ जाएगा, ये आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 69 प्रश्न दिया है कि -4.6 गुणे -4.6 भागा -4.6 प्लस 0.6 को आप हल करेंगे तो कितना आएगा। तो मुझे लगता है कि सिंप्लीफिकेशन का चीज है, आप यहां सिर्फ माइनस में ही घबरा सकते थे, ठीक। तो माइनस कैसे हुआ ये तो आपको मैं दिखा दिया हूं स्पष्ट, जैसे माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होता है तो हो जाता है प्लस, ठीक। तो यहां बचा है माइनस, वही माइनस यहां माइनस लेके गया, ऊपर वाले का गुणा कर दीजिएगा, नीचे वाले को करिएगा तो आपको -4 आ जाएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर आप बना लेंगे, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 70 की तरफ। अगला प्रश्न है कि 160 रुपए में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपए में कितना चॉकलेट बेचना चाहिए, ठीक। हमने आपको पहले भी बताया कि कभी भी क्रैमुल का प्रश्न आए तो क्रैमुल तुरंत 100% मानिए, इससे आपको कोई फॉर्मूला लगाने का काम नहीं पड़ेगा और आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। जैसे इसमें कहा, क्या प्रश्न में कहा कि 160 रुपए में 90 चॉकलेट, तो एक चॉकलेट का दाम निकाल लीजिए, क्योंकि जब लाभ है तो एक चॉकलेट पे भी उतना ही होगा, 10 चॉकलेट पे भी उतना ही होगा, 10,000 चॉकलेट पे भी उतना ही होगा। रुपए बदल सकता है कि एक चॉकलेट पे 5 रुपया हुआ, 2 चॉकलेट अगर बेच दिए तो हमको टोटल 10 रुपया मिल जाएगा, लेकिन परसेंट हमेशा सेम रहता है, ठीक। तो एक चॉकलेट का दाम अगर आप निकालिएगा तो एक चॉकलेट का दाम आप कैसे निकालेंगे, तो एक चॉकलेट का दाम निकालने के लिए चूंकि आप बेचे हैं कितना 160 रुपए में, इधर मत देखिएगा, अभी इधर चुपचाप देखना ही नहीं है, एकदम नहीं देखना है, ठीक है। एक चॉकलेट का दाम कितना होगा, यानी आपने बेचा कितने पे है, तो 160 चॉकलेट को 160 रुपए में आपने 90 चॉकलेट बेचे हैं, तो 160 बटे 90, तो एक चॉकलेट का दाम हमने निकाल लिया। अब एक बात बताइएगा आप कि जब आप कटाए होंगे, ठीक है, तो ये 2 बार, तो अब एक बात बताइए कि 80% के बदले में ये लिखे हैं आपने, क्लियर है। यानी यहां से अगर आप एक का मान निकाले तो एक का मान कितना आता, एक का मान कितना आता, तो 80 से इसको कटा दिए नो, यानी एक बराबर आ गया होगा 45 आया होगा, ठीक। अब एक बात बताइए कि 1% आ गया 1/45 के बराबर, कितने के बराबर, 1/45 के बराबर। अब आप यहां देख सकते हैं 1% आ गया कितने के बराबर, 1/45 के, तो 100%, तो 100 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए मैं डायरेक्ट क्रैमुल निकालना आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। तो आपने जब गुणा किया तो ये हो गया आपका टोटल क्रैमुल 1/45 गुणे 100। अब क्या कह रहा है कि 20% का उसको लाभ कमाने का मन है, यही दिया है ना, हाँ 20% का उसको लाभ कमाने का मन है। क्या करना है, उसको 20% का लाभ कमाने का मन है। प्रश्न में देखिएगा नीचे क्या दिया हुआ कि यदि वो 20% लाभ कमाना चाहे तो 96 रुपए में कितना चॉकलेट बेचेगा, तो 20% का लाभ कमाएगा तो किस पे लाभ कमाएगा, क्रैमुल पे। क्रैमुल कितना है, इतना, तो क्रैमुल पे 20% का लाभ यानी 120 गुणे 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 45 और ये रहा 120। आप जब इसको कटाइएगा तो आ जाएगा 8/3, कितना आ जाएगा 8/3। इसका मतलब क्या है कि यदि वो 8 रुपए में 3 चॉकलेट बेचेगा तो उसको पक्का है कि 20 रुपए का लाभ, 20% का लाभ होगा। कितने परसेंट का लाभ होगा, 20% का। अब एक बात बताइए आप कि 8 रुपए में 3 चॉकलेट बेच रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है,
ठीक है। तो 1 रुपए में कितना चॉकलेट बेचता होगा, क्योंकि हमको 96 रुपए का चॉकलेट बेचवाना है, ठीक। और आपको ये बात पता है कि जब तक यूनिट नहीं निकलेगा तब तक निकालना मुश्किल है। तो 1 रुपए में 3/8 चॉकलेट बेचेगा। तो 96 रुपए में तो गुणा 96 कर देंगे, तो 3/8 गुणे 96, यानी कि अगर वो 96 रुपए में 36 चॉकलेट बेचे, कितना 36 चॉकलेट बेचे, तो उसे लाभ होगा कितने प्रतिशत का, 20% का। कितने प्रतिशत का, 20% का। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 70, ठीक है। प्रश्न संख्या 71 के लिए आप क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा दो बातें हैं। एक कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे से जुड़ें ताकि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं इस सेट के अलावा भी जो मैथ्स के प्रॉब्लम्स हैं वो आप मुझे आसानी से भेजें बिना हिचक के, ठीक। और मैं उसका सॉल्यूशन देने के लिए प्रतिबद्ध हूं। तो इसी वजह से मैं हर रोज एक क्वेश्चन जानबूझ के छोड़ देता हूं कि आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। ऐसे लगभग 25 से 30 लड़के हैं जो रेगुलर मुझे मैसेज करते हैं कि सर ये वाला प्रश्न आपने छोड़ा था, हमसे नहीं बनाया। तो मुझे खुशी होती है इस चीज से, मुझे पता चलता है कि नहीं 25 लोग तो कम से कम ऐसे हैं जो ईमानदारी से देख रहे हैं, ठीक। तो ये प्रश्न भी आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मैं वहां आपको बता दूंगा। बढ़ते अगले प्रश्न संख्या 78 की तरफ। अगला प्रश्न 78। थोड़ा सा प्रश्न ढूंढने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि प्रश्न इधर उधर लिखा हुआ है। तो अगला प्रश्न 78 है कि -3, -4, -0, -4, -2, -5, 1, 7, 10, 5, ये इतने आंकड़े दिए, इनका माध्य निकालना है। तो माध्य कुछ होता नहीं है बाबू, माध्य जो है वो औसत ही होता है। औसत निकालिए या माध्य निकालिए, दोनों बात बराबर है, ठीक। तो टोटल संख्या जो दिया हुआ आपके प्रश्न संख्या 78 में, उसको जोड़ के कितनी संख्या है, टोटल संख्या है 10, उससे भाग दीजिएगा, 2.1 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 82 की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा कि समानांतर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात करें। कुछ पद दिया हुआ है जो 11 से शुरू हुआ, 11, 17, 23 ... 12वां पद हमें निकालना है, ठीक। तो अब देखिए आपको समानांतर श्रेणी यानी एपी का निकालना है, ठीक है। एपी का देखिए दो तरह का, जैसे एक होता है समानांतर श्रेणी, एक होता है गुणोत्तर श्रेणी। तो एक होता है एपी और एक होता है जीपी। जीपी जो है वो गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक। तो एपी में दो तरह का आप फॉर्मूला देखे होंगे, जिसमें आपको जहां प्रश्न दिया हुआ वहां ये फॉर्मूला लगेगा, एनवा टर्म आपको निकालना हो तो फॉर्मूला होता है a + n-1 × d। वहीं पर आपको टोटल पद का योग कभी कभी निकालना होता है, तो आप क्या बनाते हैं, a/2 + 2a + n-1 × d, जो फॉर्मूला आप लगाते हैं, ठीक। तो वो भी आपके लिए सही है। अब यहां से nवां पद आप निकालेंगे तो a का मान, जो पहला पद है वही a है, तो a है 11 × n-1, कौन सा पद निकालना, 12वां, तो 12 हो गया n-1, 11 गुणे 6 d, चूंकि सबके बीच का कॉमन डिफरेंस आप देख लीजिएगा, 11, 17, 23, 11 से 17 जाने में 6, 17 से 23 जाने में 6, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 6। तो यहां से जब आप कैलकुलेट कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा 77, ठीक है। आपका ये आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 83 की तरफ, 83, ठीक है। अगला प्रश्न है कि यदि √9 को 3 लिखा जाता है तो √81/√3 का मान कितना होगा। अब देखिए √9 को 3 लिखा जाता है, √9 को 3 लिख दिया मैंने, तो √81/√3 का मान कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए आप कि हमें ये प्रश्न आपसे एक ही चीज जानना चाहता है कि आपको रूट तोड़ना आता है कि नहीं, और कुछ नहीं जानना चाहता, ठीक। तो एक बात पे देखिए, 81 को हम लिख सकते हैं 9/√3, ठीक, लेकिन आंसर तो 9/√3 दिया ही नहीं है। अब क्या करेंगे कि आप एक काम कर सकते हैं, 9 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 × 3/√3, ऐसा भी आंसर नहीं दिया, लेकिन ये भी दिक्कत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताइए कि आप 3 × 3 को ऐसे लिख सकते हैं √3 × √3, बोलिए, क्योंकि इसको गुणा कर दिएगा तो 3 आ जाएगा, और बटा √3 दिया है ना, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया 3√3, और ये आंसर में दिया हुआ है, तो यही आंसर है। और आपसे यही जानना चाहता था कि आपको बटा वाला रूट तोड़ने आता है कि नहीं आता है, तो आपको तो सब कुछ आता है। बढ़िए अगले प्रश्न संख्या 88 की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक आदमी एक लड़का एक साथ कुछ पौधे 40 दिन में लगा सकते हैं, ठीक। उनके पौधे लगाने की क्षमता का अनुपात 8:5 है। लड़का अकेले कितने दिनों में यह काम कर सकता है, ठीक। अब देखिए एक आदमी और एक लड़का है, कुछ पौधे लगाते हैं 40 दिन में, ठीक है। मैंने प्रश्न के हिसाब से आपको ले चलने का प्रयास किया है, 40 दिन में कुछ पौधे लगाते हैं। अब देखिए
आदमी जितने समय में 8 पौधा लगाता है, लड़के उतने समय में 5 पौधा लगाता है, यानी इनकी कार्य क्षमता है, यानी इनका इकाई है। ठीक, तो मैंने मान लिया कि ठीक है, लड़का 8 पौधा लगा, आदमी 8 पौधा लगाता है तो लड़का 5 पौधा, तो ये हो सकता है कि एक दिन में इतना पौधा लगा रहे हो। ठीक, क्योंकि उनकी क्षमता है ये। तो टोटल 40 दिन तक पौधा लगाए हैं, तो एक दिन में इतना पौधा, तो 40 दिन में इतना पौधा। अब कह रहा कि टोटल काम लड़का ही करता, तो टोटल काम लड़का ही करता, तो टोटल काम कितना हो गया, ये टोटल पौधा हो गया ना, तो टोटल पौधा अब लड़के ही को लगाना है, यानी टोटल पौधा कितना है 13 × 40, और ये लड़का को लगाना है। लड़का एक दिन में कितना लगा सकता है 5, तो 5 से अगर इसको कटाइएगा तो 8 बार में जाएगा और 104 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 92 यानी 92। 92 प्रश्न क्या है कि गुणनखंड दिया हुआ है x² - 13x - 48 और पूछ रहा है कि इसको फैक्टर में तोड़ने के बाद क्या होगा। देखिए इस तरह का प्रश्न एक तो आप बनाएंगे, बेसिक ऑप्शन नहीं दिया है तो ठीक है, अगर इसमें ऑप्शन दिया था तो तरीका इसका क्या है, तरीका ये है कि इसको गुणा करने पर जितना आ रहा है बीच वाले टर्म को ऐसा तोड़िए, चाहे उसको माइनस में या प्लस में, कि उसको भी गुणा करने पर क्या, उसको भी गुणा करने पर इतना ही है। अब इसको गुणा करने पर कितना आ रहा था 48x², तो आप ये -13 को ऐसा तोड़िए, -13x को प्लस माइनस करके, कि जो टूटे, मान लीजिए ये टूटा है -16 में और +3 में, इसमें टूटा है, तो देखिए गुणा कीजिएगा तो -48 ही आएगा। 16 और 3 को गुणा कीजिएगा तो 48, और ये -48 किया, यहां भी गुणा करने -48x² आ रहा था। ठीक, तो वही काम आपको भी टारगेट करना होता है। छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान देंगे, बहुत कुछ सीख जाते हैं आप। ठीक, उसको तोड़िएगा तो ये आपका आ जाएगा गुणनखंड, और आज का ये सॉल्यूशन रहा। ठीक, मैंने अपने तरफ से बहुत ईमानदारी से प्रयास किया आपको सॉल्यूशन देने का। आपको फिर से एक बार कह रहा हूं कि आपको जो भी प्रश्न, चाहे मैथ्स, रीजनिंग के डाउट लगते हैं, उसे आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। ठीक है, और ये मैं हमेशा जितने भी लोग मुझे प्रश्न भेजते हैं उन सभी एक लोगों का मैं जवाब देता हूं। ठीक, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, आपको जवाब मिलेगा। फिर मिलेंगे अगले सॉल्यूशन में, और आपको 9 वर्ष की, यानी कल से अब 9 वर्ष शुरू हो जाएगा। ठीक, तो आप सभी को 9 वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। 2020 जैसा भी रहा बहुत बेहतर रहा। ठीक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।